आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है फ्रिक्शन। आज हम फ्रिक्शन, इट्स ओरिजिन एंड टाइप्स, इस थीम को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन से ही हम किस तरीके से फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि डायग्राम आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ ये हमने टेबल टॉप लिया हुआ है और एक टेबल टॉप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यानी टेबल टॉप को ऑब्जेक्ट जहां टच करता है ये कांटेक्ट सरफेस कहा जाता है। तो फ्रिक्शन डिफाइन करते कैसे हैं फ्रेंड्स? व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, यहां टेबल टॉप, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है, यहां एक दूसरे के साथ ये कांटेक्ट में है। व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, ईच एक्सपीरियंसेस अ कांटेक्ट फोर्स बाय द अदर। यहां इस ऑब्जेक्ट पर जो कांटेक्ट फोर्स है वो टेबल की वजह से लगेगा और टेबल पर इस ऑब्जेक्ट की वजह से, दोनों एक दूसरे की वजह से कांटेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्स पढ़ा था होगा, वहीं से इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज द component of the contact force parallel to the surface in contact। दोनों एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन जो भी फोर्स है उसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करना जानते हैं। यहां हम कांटेक्ट फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक करें, एक कंपोनेंट पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। तो जो कंपोनेंट पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस होगा वो फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन ये कौन सा वाला कंपोनेंट होगा ऑफ द कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस? दैट कंपोनेंट विच opposes द impending और एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। यानी दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच कांटेक्ट फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं जिसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इस कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है और इंपेंडिंग और एक्चुअल रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां रिलेटिव मोशन तो आप जानते हैं, इंपेंडिंग मोशन की हम जो बात कर रहे हैं वो क्या चीज है फ्रेंड्स? तो इसे अभी हम थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि इंपेंडिंग मोशन क्या है। इसी तरीके से हम एक और तरीके से भी फ्रिक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां हम कांटेक्ट फोर्स की बात ना करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। Whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी या तो मूव कर रही है या मूव नहीं कर रही, तो टेंडेंसी है। अभी जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे तो ये टेंडेंसी वाला टर्म आपको समझ में आएगा कि अगर एक सरफेस पर दूसरी बॉडी या तो मूव कर रही है, यानी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है, और या उसमें टेंडेंसी है, वो मूव नहीं कर रही है लेकिन मूव करने की टेंडेंसी है। अ फोर्स कम्स इनटू प्ले विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। जैसे ही रिलेटिव मोशन आता है या उसकी टेंडेंसी आती है, वैसे ही एक फोर्स लगना स्टार्ट कर देता है और वो फोर्स कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होगा। साथ ही ये जो फोर्स लगना स्टार्ट करता है, जो जनरेट हो जाता है, जो कि कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल है, दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। तो यहां फ्रेंड्स सीधी सी बात आपको समझ में आई होगी कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच रिलेटिव मोशन है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो कांटेक्ट सरफेस पर रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट हो जाता है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इस फ्रिक्शन में भी टाइप होते हैं। यहां हम
4 टाइप्स के फ्रिक्शन की बात करेंगे और 3 टाइप को आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। तो टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, अभी जब हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि फ्रिक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहां हमने इंपेंडिंग मोशन या एक्चुअल रिलेटिव मोशन की बात की है। तो इंपेंडिंग वर्ड, या जैसे यहां हमने कहा टेंड्स टू मूव, बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव, तो अगर मूव कर रहा है तो एक्चुअल रिलेटिव मोशन है, और ये जो टेंडेंसी की बात कर रहे हैं वो इंपेंडिंग मोशन को एक्सप्लेन करता है। यानी इंपेंडिंग मोशन कौन सा मोशन होगा? वो मोशन कंडीशन, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ये डायग्राम देखिए कि हमारे पास ये टेबल टॉप है, टेबल टॉप के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर इस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए। पर आप ऑब्जर्व करते हैं, आपने कई बार देखा भी होगा अपने आसपास ऐसी कंडीशन कि अगर कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, इस पर आप एक साइड से फोर्स लगाना शुरू करें, इनिशियली 0 फोर्स, तो नो फ्रिक्शन। जब फोर्स ही नहीं है, नो रिलेटिव मोशन, नो फ्रिक्शन। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया, अपने आप एक फ्रिक्शन जो है जनरेट हो जाएगा कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल। जैसे फ्रिक्शन जनरेट होगा, ये फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को अपोज कर देता है। अब हैवी ऑब्जेक्ट है, इतना हमने अप्लाइड फोर्स दिया कि जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसने अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर दिया, तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा। हमने थोड़ा अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ गया। ये एक लिमिट तक प्रोसेस चलता है। एक ऐसी लिमिट पहुंचती है कि हम अप्लाइड फोर्स तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सरफेस, कांटेक्ट सरफेस है, उसका नेचर ऐसा है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को उस लिमिट के आगे नहीं बढ़ने देगा। वहां पहुंचते ही हमारा ये अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा और फ्रिक्शन कम, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। लेकिन जहां मूव किया उसके जस्ट पहले तक हमने फोर्स अप्लाई तो किया, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन का जो फ्रिक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, जिससे दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेट फोर्स 0 रहा ऑब्जेक्ट पर, इसलिए ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं आया। यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, यानी हमारे जो कांटेक्ट सरफेस है उसका नेचर ऐसा होता कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं जनरेट होता, तो अप्लाइड फोर्स जैसे ही लगाते हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर जाता। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जो अप्लाइड फोर्स हमने लगाया वो कैंसिल हो गया और ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर पाया। तो ऑब्जेक्ट में अप्लाइड फोर्स की वजह से एक मोशन होना चाहिए था, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से नहीं हो पाया वो मोशन, तो इसे हम कहते हैं इंपेंडिंग मोशन। या हम कहते हैं कि इसमें टेंडेंसी थी मूव करने की, लेकिन जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसने इसे मूव नहीं करने दिया। ये यहां पे इस इंपेंडिंग मोशन का या टेंड्स टू मूव, इसका मीनिंग हुआ। यानी स्टेशनरी केस में जहां हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे, उस केस में इंपेंडिंग मोशन की बात आती है या टेंड्स टू मूव कहते हैं। यहां मोशन हो सकता था अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाया, इसलिए हमने कहा इंपेंडिंग मोशन। अब हमने अप्लाइड फोर्स तो हमारे पास है, हमने फोर्स को अप्लाई किया, लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन का बढ़ता जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। और इस कंडीशन में जबकि हमने फोर्स अप्लाई किया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मूव किया, अप्लाइड फोर्स या इंपेंडिंग मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट हो रहा है एट द कांटेक्ट सरफेस, ये फ्रिक्शन है और इसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, रेस्ट पर है, इसलिए इसका नेम देखिए, नेम से ही आप पहचान जाते हैं स्टैटिक, यानी रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट।
इसलिए हमने इसे कहा स्टैटिक फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले parallel to the surface of contact of two bodies before one body actually starts moving over the other is called static friction। एक बॉडी दूसरे पर मूव करना स्टार्ट करे उसके जस्ट पहले तक जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन जनरेट हुआ, यानी वो फोर्स जो इंपेंडिंग मोशन को अपोज करता है वो जनरेट हुआ, इसी को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसी डायग्राम को मैंने यहां साइड में एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m और वो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर रेस्ट पर रखा हुआ है। स्मॉल m मास है तो ऑफ कोर्स इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा तो ऑफ कोर्स टेबल टॉप जहां पे ये रखा है वो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी mg और n कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया F, ये अप्लाइड फोर्स है। जैसे ही फोर्स अप्लाई करते हैं कांटेक्ट सरफेस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता है जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन आपने अभी देखा। अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी इनफ टू मूव द बॉडी। आपने देखा कि जब तक अप्लाइड फोर्स कम है ये बॉडी मूव नहीं करती है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है कि ये बॉडी मूव करे। इफ द अप्लाइड फोर्स F वर द ओनली एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां सोचिए कि हमारा अप्लाइड फोर्स कम है तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं किया। अब यहां एक बात हम ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ बॉडी पर, ये mg नीचे था n ऊपर लगा, mg और n कैंसिल हो गया। अगर हम इस कहें कि अप्लाइड फोर्स बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स हमने लगाया है, तो अगर इतना ही फोर्स लग रहा है तो अप्लाइड फोर्स लगते ही बॉडी को मूव कर जाना चाहिए था। और कितने एक्सीलरेशन से? न्यूटन्स लॉ आप लगा लीजिए। स्मॉल m बॉडी का मास है, F फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन F इज इक्वल टू ma से a कितना निकल के आएगा? F अपॉन m। इस एक्सीलरेशन से इस बॉडी को मूव करना चाहिए था, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर पाई। Clearly, the body remains at rest because of some other force. Body remains at rest because some other force comes into play in the horizontal direction and opposes the applied force. चूंकि हमें फोर्स हमने अप्लाई किया लेकिन बॉडी मूव नहीं करी फोर्स की डायरेक्शन में, इसका सीधा सा मीनिंग आपको क्या निकल के आ रहा है कि जरूर इस अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स तो लगा है जिसने अप्लाइड फोर्स को कैंसिल आउट कर दिया और बॉडी मूव नहीं करी। ये वही फोर्स है जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन नाम दे रहे हैं फ्रेंड्स, जो इंपेंडिंग मोशन को अपोज कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, बस एक लिमिट तक बढ़ पाता है, उस लिमिट के आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन्हीं बातों को हमने यहां एक्सप्लेन किया। मींस mg n जो नॉर्मल रिएक्शन था उससे कैंसिल हो गया, अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते जा रहे हैं, यानी नेट फोर्स ऑफ द ऑन द बॉडी इज 0। दिस फोर्स Fs यानी स्टैटिक फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल इज नोन एज द फ्रिक्शन। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन दैट डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। फ्रेंड्स ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन यहां ये भी नोटिस करने वाली बात है कि अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इसकी वैल्यू इंक्रीज करना शुरू करती है। इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। जब तक अप्लाइड फोर्स नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। As the applied force F increases, static friction Fs also increases and remain equal and opposite to the applied force. हमेशा applied force के equal and opposite होता है static friction, लेकिन ये equal and opposite एक certain limit तक ही रहेगा और उसी लिमिट तक ये बॉडी को रेस्ट पर रखता है। और जब तक ये बॉडी रेस्ट पर है तब तक ये जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है,
तब तक हम इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इंपेंडिंग मोशन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या है इंपेंडिंग मोशन। द मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स if the friction were absent but not actually take place due to friction। यानी फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो अप्लाइड फोर्स की वजह से जो मोशन आना चाहिए था लेकिन फ्रिक्शन की वजह से नहीं आ पाया, वही है इंपेंडिंग मोशन। और स्टैटिक फ्रिक्शन इस इंपेंडिंग मोशन को ही अपोज करता है। यहां हमने क्या कहा कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाने के साथ साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन ऐसा एक लिमिट तक ही होता है। यानी एक कंडीशन ऐसी आती है जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs max, which comes into play when a body just starts moving over the surface of another body, is called the limiting friction. Clearly, static friction Fs is always less than or equal to Fs max. यानी static friction limiting friction से या तो छोटा होगा या उसके बराबर, बड़ा नहीं हो सकता उससे, क्योंकि limiting friction static friction की ही maximum value है। अब अगर हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया, जैसे ही अब हम थोड़ा सा भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, अभी तक क्या था, अप्लाइड फोर्स बढ़ता था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाता था, लेकिन अब लिमिट आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ने की। अब जो कांटेक्ट सरफेस है उसका नेचर ऐसा है कि वो इसके आगे स्टैटिक फ्रिक्शन को नहीं बढ़ने देगा। तो अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएं तो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा और स्टैटिक फ्रिक्शन तो फिक्स हो गया। यानी हमारा जो अप्लाइड फोर्स था ये फोर्स ज्यादा और ये कम, यानी नेट फोर्स F माइनस Fs इस डायरेक्शन में लगेगा। उस नेट फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आएगा और उस एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी जीरो वेलोसिटी से कुछ वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की, तो हमारी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे ही फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाता है, ऑब्जेक्ट का मोशन, जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स उससे थोड़ा सा भी आगे लेकर के जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहां से देखिए कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देख लिया और लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लिया, और इसके आगे हमने क्या देखा कि जैसे ही हमारा अप्लाइड फोर्स अब थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फ्रिक्शन अभी भी होगा। चूंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अब इस केस में रिलेटिव मोशन हो गया ऑब्जेक्ट और टेबल टॉप के बीच में। हमारा जो टेबल टॉप और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया, तो अब जो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स या रिलेटिव मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लगेगा कांटेक्ट सरफेस पे, उसे हम नाम देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। टेबल टॉप और ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया है, और ये फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। इफ अप्लाइड फोर्स F एक्सीड्स Fs मैक्स, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से जैसे थोड़ा सा ही हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं, द बॉडी बिगिंस टू स्लाइड ऑन द सरफेस एंड रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स। Frictional force that opposes the relative motion between surfaces in contact is called kinetic or sliding friction and denoted by Fk. Friends, अब अप्लाइड फोर्स F एक डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में Fk द काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू है हमारी। तो नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स यहां पे फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई है। तो नेट फोर्स कितना होगा, F माइनस Fk। नेट फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, यानी इतने एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करेगा। फॉर द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी अगर हम कहें ये तो इतना एक्सीलरेशन लगा, लेकिन अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब नो एक्सीलरेशन होना चाहिए।
नो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, फोर्स जीरो होना चाहिए, और ये फोर्स जीरो कब आएगा, जब F इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन F के होगा। अगर ये कंडीशन हम ले आए तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारी ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगी। अगर कंडीशन आपको कह दिया जाए कि अप्लाइड फोर्स को जीरो कर दीजिए, तो अगर यहीं पे हम अप्लाइड फोर्स को जीरो करें तो एक्सीलरेशन कितना आता है, -Fk/m, यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो लग रहा है, मींस रिटार्डेशन है, यानी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करते करते हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। ये कंडीशन होगी हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। फ्रेंड्स, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी हमने जो डायग्राम अभी तक देखे हैं, इसमें देखिए इतना है एरिया ऑफ कांटेक्ट, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो या ज्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों ही एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन में आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो आपने देखा कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर भी कांस्टेंट ही रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर नहीं बढ़ता। यानी अगर हम यहां अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो ये F के कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस F माइनस F के बढ़ जाएगा, तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगी, लेकिन फ्रिक्शन नहीं बढ़ता। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स बढ़ाने पर बढ़ता रहता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट का इफेक्ट दोनों पे ही नहीं पड़ता, एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट है। इसके साथ ही हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी इंडिपेंडेंट भी है, यानी ऑब्जेक्ट के में एक्सीलरेशन आया तो वेलोसिटी बढ़ी, पर वेलोसिटी बढ़ने पर भी काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट ही रहता है। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन पे, यानी आखिर ये फ्रिक्शन जनरेट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने आपको बताई थी फ्रिक्शन की, वहां हमने बात की थी कांटेक्ट फोर्सेस की, जिसका जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वही फ्रिक्शन था। तो ये कांटेक्ट फोर्स जो है, यही रीजन है, कॉज है फ्रिक्शन के जनरेट करने का। When two bodies are in contact, each experiences a contact force by the other, and friction is the component of contact force parallel to the surfaces in contact, which opposes impending or actual relative motion between the two surfaces. यानी हमारा जो फ्रिक्शन है उसका बेसिक कॉज क्या हुआ, जो कांटेक्ट फोर्स है। और ये कांटेक्ट फोर्स क्या है, दो सरफेसेस जो एक दूसरे के टच में हैं, कांटेक्ट में हैं, उन सरफेसेस के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस है, वही कांटेक्ट फोर्स का काम करते हैं। यानी इस कांटेक्ट फोर्स की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, उसे अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करें तो हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी कांटेक्ट में दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए टेबल टॉप है और टेबल टॉप के ऊपर रखा दूसरा ऑब्जेक्ट, तो नॉर्मली हम स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच के कांटेक्ट सरफेस दिखाते हैं, लेकिन जब उसी को हम माइक्रोस्कोप से अगर आप ऑब्जर्व करें तो कितना भी स्मूथ कांटेक्ट सरफेस हो, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज जरूर आती हैं। जैसे यहां दिखाई दे रही हैं, ऐसी इरेगुलरिटीज हर सरफेस पे होती हैं। अब अगर इरेगुलरिटीज हैं तो देखने से देखिए आपको पता चल रहा है कि इतना हमारा कांटेक्ट एरिया है, ये कांटेक्ट एरिया आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये अपेरेंट कांटेक्ट एरिया है, ये एक्चुअल नहीं हुआ। एक्चुअल कहां है, यहां टच किया दोनों सरफेस, यहां देखिए टच नहीं है, यहां टच किया, यहां टच नहीं है, यहां टच किया पर यहां टच नहीं है। तो एक्चुअल कांटेक्ट कहां कहां हो रहा है, ये, बाकी जगह तो नहीं टच किया। यानी अपेरेंट एरिया तो ज्यादा दिखेगा, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा ही हमें एरिया ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। अब आप सोचिए कि अगर इस जो ऊपर रखा ऑब्जेक्ट है उसका वेट mg आप कहें,
और आपने प्रेशर पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो mg तो उतना ही है, लेकिन एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा था, बट एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो कम हो गया। और mg अपॉन a अगर आप निकालें, a कम है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर P बड़ा आएगा, यानी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, उस प्रेशर की वजह से इनके जो एटम्स हैं उनके वो पास आ गए और उनके बीच इंटर एटॉमिक बॉन्ड बन गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस लगे और उससे इनके बीच बॉन्ड बन गया। अब अगर हम इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, अप्लाइड फोर्स, इसे मूव कराना चाहें, तो क्या प्रोसेस होगा? ये मूव तब करेगा जब ये कांटेक्ट पॉइंट के बॉन्ड ब्रेक करें। कांटेक्ट पॉइंट के बॉन्ड ब्रेक करें तब ये आगे जाएगा और जहां नेक्स्ट पोजीशन पे सेट होगा फिर वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो उस बॉन्ड को जो ब्रेक करने का प्रोसेस है, यानी इंटर एटॉमिक फोर्स लगा, उसकी वजह से बॉन्ड बन गए। अब अगर हम अप्लाइड फोर्स लेते हैं, यानी फोर्स अप्लाई करते हैं इसे मूव कराने के लिए, तो इस इंटर एटॉमिक बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, तब हमारा ये ऑब्जेक्ट मूव करता है। यानी एक अपोजिशन ऑब्जेक्ट फेस करेगा तभी वो मूव करेगा। यही अपोजिट फोर्स जो है फ्रिक्शन का काम करता है, जो चीज हमने यहां पे एक्सप्लेन कर दी है। The force of friction is due to the atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact. The diagram shows two surfaces in contact. ये वाला पोर्शन मैंने बताया, as seen through a powerful microscope. Due to the surface irregularities, यानी ये पोर्शन, the actual area of contact, ये जो पॉइंट आ रहे हैं जहां टच है, the actual area of contact is much smaller than the apparent area of contact. ये टोटल apparent हो गया, एक्चुअल ये जो पॉइंट है, और ये एक्चुअल एरिया apparent एरिया से बहुत कम है। इज वेरी लार्ज, ऑफकोर्स प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वेट तो उतना ही है mg, लेकिन mg अपॉन a इज द प्रेशर, पर a घट गया तो प्रेशर बड़ा हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट दीज पॉइंट्स, जहां जहां ज्यादा प्रेशर लगा दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल पास आए और उनमें बॉन्ड बन गया। व्हेन वन बॉडी इज पुल्ड ओवर द अदर, आपने फोर्स लगाया इसे मूव कराने के लिए, दीज बॉन्ड ब्रेक्स, द मटेरियल इज डिफॉर्म्ड। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या है? ये पूरा सेट में एक डिफॉर्मेशन आएगा, बॉन्ड टूट रहा है तो, और नई पोजीशन पे न्यू बॉन्ड्स हमारे फॉर्म होंगे। लोकल डिफॉर्मेशन सेंस वाइब्रेशन। अब देखिए, जो डिफॉर्मेशन के लिए हमें फोर्स चाहिए था वही बना हमारा फ्रिक्शन का कारण, यानी जो कांटेक्ट फोर्सेस थे उसका वो वाला कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है, यानी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, वही बन गया फ्रिक्शन। और जब बॉन्ड टूटता है तो टूटते हुए बॉन्ड एक जो है वाइब्रेशन सेंड करते हैं, वाइब्रेशन वेव सेंड करते हैं। These vibrations finally damped out, धीरे धीरे करके वो डैम्प आउट हो जाते हैं, यानी कि वो जीरो पे चले जाते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं वाइब्रेशंस। और जब एक फॉर्म में एनर्जी आई, यानी वाइब्रेशन के फॉर्म में, और वो डैम्प हो रही है धीरे धीरे, तो वो किसी अदर फॉर्म में मिलेगी। और वो अदर फॉर्म क्या होता है? आप देखिए, दो सरफेसेस हैं कांटेक्ट में, उनको आप रब करिए तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, हीट आती है। ये वही जो लोकल डिफॉर्मेशन की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, और जब वाइब्रेशन डैम्प आउट होते हैं तो उसकी एनर्जी हीट के फॉर्म में मिलती है। हेंस अ फोर्स इज नीडेड टू स्टार्ट और मेंटेन द मोशन। यानी इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके ही आप इसे आगे चला पाते हैं। तो यानी कांटेक्ट फोर्स, जो कि कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है उसका, और अप्लाइड फोर्स के अपोजिट है, वो आपने एक्सपीरियंस किया, और इसी को आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा। और इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के होने की वजह से हमें मोशन स्टार्ट करने में या उसे मेंटेन करने के लिए एक फोर्स लगाना जरूरी हो जाता है। जब तक वो फोर्स हम नहीं लगाएंगे तब तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा।
तो इस तरीके से आप इंटर एटॉमिक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से कांटेक्ट फोर्स मिला, उस कांटेक्ट फोर्स की वजह से फ्रिक्शन जनरेट हुआ, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ छोटे से और टॉपिक्स हम कुछ डिस्कस करेंगे इसी कंटिन्यूएशन में, और वो है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ आपने स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन देख लिया, काइनेटिक फ्रिक्शन देख लिया है। अब उसी को लॉज के फॉर्म में भी आपसे लिखने के लिए कई बार कहा जाता है, तो जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स को आप इसमें एक्सप्लेन करते हैं जब आपसे कहा जाता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फाउंड टू ओबे द फॉलोइंग लॉज। पहला पॉइंट क्या है? लिमिटिंग। लिमिटिंग मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, वो नेचर डिसाइड करेगा कि लिमिटिंग वैल्यू कहां तक आएगी। द लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली टू द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होगा, शुरू से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंपेंडिंग रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। ऑफ कोर्स आपने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन इंपेंडिंग मोशन को अपोज करता था। वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ surface in contact as long as the normal reaction remains the same। यानी mg डाउनवर्ड था, n अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन था। जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम है, जो नियर अबाउट वो सेम ही बना रहता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जब तक सेम है तब तक हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है उससे इंडिपेंडेंट होता है। कितना भी हो एरिया ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है तो सेम रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर। अगर नॉर्मल रिएक्शन आर है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनल टू आर। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है म्यू एस। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां जो प्रोपोर्शनलिटी साइन आपने हटाया, इक्वालिटी लगाया, उसकी वजह से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया और रिलेशन बना एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर। ये एफ एस मैक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं म्यू एस। म्यू एस इसको पढ़ते हैं और इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज द coefficient of static friction. This coefficient of static friction depends only on the nature of the surfaces in contact. चूंकि ये म्यू एस नेचर ऑफ सर्फेसेस पर डिपेंड करता है, केवल उसी पर डिपेंड करता है, और म्यू एस नेचर ऑफ सर्फेसेस पर डिपेंड करता है, इसलिए एफ एस मैक्स भी नेचर ऑफ सर्फेसेस पर डिपेंड करता है। यहां से म्यू एस के लिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स अपॉन आर। ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, उन्हीं को लॉज के फॉर्म में हम इस तरह से रख सकते हैं। इसके अलावा लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपसे पूछा जाता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन में लॉ के फॉर्म में रखेंगे। द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में इंपेंडिंग मोशन था, ये यहां पे मूव करने लगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताया था आपको कि अप्लाइड फोर्स बढ़ने पर भी नहीं बढ़ता, वेलोसिटी बढ़ने पर भी नहीं बढ़ता, यानी इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। ऑफ कोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नेचर ऑफ सर्फेसेस पे डिपेंड करता है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी नेचर ऑफ सर्फेसेस पे डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk is independent of the area of contact as long as the normal reaction remains the same। लिमिटिंग के केस में भी है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन में भी आता है कि दोनों ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट हैं। The kinetic friction does not depend on velocity provided the velocity is neither too large nor too small। The value of kinetic friction Fk is directly proportional to the normal reaction R between the two surfaces। देखिए Fs max भी R से प्रोपोर्शनल था और Fk भी प्रोपोर्शनल टू R है। वो
इंपेंडिंग मोशन के केस में था, और ये तब है जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। तो यहां जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल लगाएंगे तो यहां कोफिशिएंट आएगा म्यू के। दिस म्यू के इज कॉल्ड, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट, यानी नेचर ऑफ द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। म्यू एस भी नेचर ऑफ सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट पर सिर्फ डिपेंड करता है, और म्यू के भी नेचर ऑफ सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है। और इस तरीके से यहां से म्यू के हम निकाल सकते हैं एफ के अपॉन आर, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको एक्सप्लेन कर दे, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। ये डायग्राम उसी को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिया अप्लाइड फोर्स एफ और वाई एक्सिस पे लिया फ्रिक्शन। अब जब अप्लाइड फोर्स 0 है तो नो फ्रिक्शन, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तभी स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, यानी दोनों का ग्राफ बनाए। अगर यहां अप्लाइड फोर्स है उसके अकॉर्डिंग यहां स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों का पॉइंट यहां मिला। ये अप्लाइड फोर्स आया तो उसके अकॉर्डिंग यहां स्टैटिक फ्रिक्शन ये मिला। उन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है बिटवीन फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स। यानी जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स, अब इस ग्राफ से देखिए स्ट्रेट लाइन का मतलब अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। अप्लाइड फोर्स ज्यादा, फ्रिक्शन बढ़ गया, यानी ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन दिखाता है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते गए एक लिमिट ऐसी आई जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया, जो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा भी हम बढ़ाएंगे तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन कम अप्लाइड फोर्स ज्यादा। तो F माइनस एफ के नेट फोर्स लगा था, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना शुरू कर देगा। और लिमिटिंग, जैसे ही मोशन शुरू हुआ अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है, यानी लिमिटिंग से हमें अपने आप थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स हो गया। कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएं फ्रिक्शन नहीं बदलेगा। देखिए फ्रिक्शन हमेशा फिक्स, इसी वैल्यू पे फ्रिक्शन फिक्स हो गया। अप्लाइड फोर्स कहीं भी जाए फ्रिक्शन की सेम वैल्यू आएगी। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन आ गया, ये वैल्यू है काइनेटिक फ्रिक्शन की। और देखने से ही आपको पता चल रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू से थोड़ा सा कम है। तो फ्रेंड्स स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ लेकर के इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए आगे के वीडियोस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।